दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि पिछले 100 सालों में जापान में एक ऐसी सेल्फ डिफेंस और सर्वाइवल की कला सिखाई जाती थी जिसको सीखने वाला इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता था। और आज के समय इसको सीखने वाले लोगों को निंजा कहा जाता है। साथ ही 100 सालों पहले ये भी बताया गया था कि कहीं से एक अंग्रेज का बच्चा आएगा और एक ऐसा निंजा मास्टर बनेगा कि उसके जैसा और कोई नहीं होगा। तभी हम समुद्र में एक सूटकेस को आते हुए देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे एक गांव के तट पर आकर रुक जाता है। फिर अगले दिन एक निंजा मास्टर अपने कुछ लोगों के साथ वहां पर आते हैं और उन्हें उस बॉक्स को खोलने के लिए बोलते हैं। फिर जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसमें से एक छोटा सा अंग्रेज का बच्चा निकलता है। अब उस बच्चे को देखकर मास्टर को लगता है कि शायद ये वही बच्चा है जो आगे जाकर एक महान निंजा मास्टर बनेगा, इसलिए वो उसे भी बाकी बच्चों के साथ निंजा बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बच्चा जैसी ट्रेनिंग कर रहा था उसको देखकर मास्टर जल्दी ही समझ जाता है कि ये एक नंबर का हूतिया बच्चा है और आगे जाकर ये घंटा कुछ नहीं उखाड़ने वाला। अब धीरे धीरे उन सभी की ट्रेनिंग और टफ कर दी जाती है, लेकिन वो बच्चा जिसका नाम पप्पू पनौती होता है वो यहाँ पर भी अपनी हूतियापंती चालू रखता है। अब इसके बाद उन सभी की एक सबसे कठिन ट्रेनिंग कराई जाती है जिसमें उन लोगों को एक खोलते हुए पानी के बर्तन को अपने हाथों से उठाना था। लेकिन उसको देखते ही पप्पू पनौती की फटकर 464 हो जाती है और वो उसे करने से मना कर देता है। लेकिन फोर्स करने पर जब वो उसको उठाने की कोशिश करता है तभी वो उस खोलते हुए पानी को बाकी सभी के ऊपर गिरा देता है। अब उसकी ये हरकतें देखकर मास्टर उसके बड़े भाई फुस्की चैन को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम सच सच बताना, पप्पू पनौती तुम्हें कैसा लगता है। फुस्की चैन कहता है कि मास्टर वो मेरा छोटा भाई है और बहुत प्यारा और मेहनती है। मास्टर बोलते हैं कि भेसड़ी के सच बता। फुस्की चैन कहता है कि वो मोटा और हुतिया है और निंजा के नाम पर एक कलंक है। फिर अगले दिन मास्टर सभी निंजास को आपस में कम्युनिकेट करने की ट्रेनिंग देते हैं जिसमें उन सभी को एक दूसरे की आत्माओं के साथ बात करनी थी। अब सबसे पहले मास्टर अपनी आत्मा निकालते हैं और उन सभी को उनके पीछे आने के लिए कहते हैं। अब बाकी सभी भी उनके पीछे आ जाते हैं, लेकिन पप्पू पनौती की आत्मा ऊपर जाते जाते रुकती नहीं और सीधा पाताल में पहुंच जाती है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सभी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और सभी एक फुल्ली ट्रेंड निंजा बन चुके थे, इसलिए मास्टर उन सभी को उनकी अचीवमेंट्स के लिए प्राइज देते हैं। पर क्योंकि पप्पू पनौती निंजा के नाम पर कलंक था इसलिए उसे कोई भी प्राइज नहीं दिया जाता। फिर उसी रात सभी निंजा की एक खास तरह की ट्रेनिंग करने के लिए जंगल में जा रहे थे, जिस दौरान वहां पर पप्पू पनौती आता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं आज रात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन इस पर मास्टर उसे कहता है कि चूतिए तू कहीं नहीं जा रहा, ये ट्रेनिंग सिर्फ निंजास के लिए है और तू निंजा नहीं है, इसलिए आज रात तू यहीं रहेगा और घर का ध्यान रखेगा। जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। अब क्योंकि पप्पू पनौती के पिछवाड़े में तो जंगली सुअर का खड़ा बाल था, इसलिए वो घर पर भी शांति से कहाँ बैठने वाला था। वो सभी के जाते ही निंजा की कॉस्ट्यूम पहनकर उनके हथियार उठा लेता है और खुद को एक महान निंजा मास्टर समझते हुए उनके साथ बकचोदियां करना शुरू कर देता है। वो आईने में देखकर खुद को ही चूतिया बोलता है और फिर उस आईने को तोड़ देता है। इसी दौरान वहां पर एक हॉट एंड सेक्सी लड़की चढ़ती जवानी आती है और पप्पू पनौती से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई निंजा रहता है। अब उसका कसा कसाया शरीर देखकर पप्पू पनौती का पप्पू खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि हाँ जाने मन, मैं ही वो महान निंजा हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। चढ़ती जवानी कहती है कि निंजा तो जापानीज होते हैं ना। इस पर पप्पू पनौती कहता है कि तुम मेरी इस खूबसूरत शक्ल को देखकर कंफ्यूज मत हो, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक दिन एक गोरा लड़का एक महान निंजा मास्टर बनेगा। जिसके बाद वो उसे वो कीमती ग्रंथ दिखाने लगता है जिसमें उसकी ये कही हुई बात लिखी हुई थी। वो कहता है कि देख बहन की घोड़ी, इसमें साफ साफ लिखा है कि एक दिन कहीं से एक अंग्रेज का बच्चा आएगा और एक महान निंजा मास्टर बनेगा। अब ये देखकर चढ़ती जवानी कहती है कि आग लग रही है। इस पर पप्पू पनौती कहता है कि मेरे बदन में तो कब से आग लग रही है, चलो अब जल्दी से घोड़ी बन जाओ। चढ़ती जवानी कहती है कि चूतिया वो देख, तेरे ग्रंथ में आग लग रही है। अब ये देखकर पप्पू पनौती उस आग को बुझाने लगता है, जिस दौरान वो उस पूरे ग्रंथ को तबाह कर देता है। पप्पू पनौती कहता है कि शायद ये ग्रंथ डुप्लीकेट था तो तुम चिंता मत करो। फिर वो चढ़ती जवानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, जिस पर वो बताती है कि जो काम मैं कर रही हूँ वो बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे हेल्प के लिए एक निंजा की जरूरत है। पप्पू पनौती कहता है कि खतरा तो मेरे लिए बच्चों का खेल है क्योंकि मैं निंजा के सभी हथियारों को चलाने का मास्टर हूँ। जिसके बाद वो एक हथियार को उठाता है और उसे चलाकर दिखाने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो वहां पर रखे हुए कुछ पॉट्स को गिरा देता है जिसमें उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हुई थीं। अब ये देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है और वो कहता है कि अगर मास्टर को पता चला तो वो मेरे पिछवाड़े में बम्बू घुसा देंगे। अब उसकी ये जबरदस्त बहादुरी और स्किल्स देखकर चढ़ती जवानी इंप्रेस हो जाती है और उसे एक एड्रेस देकर कहती है कि कल यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड की कुछ लोगों के साथ मीटिंग होने वाली है, इसलिए तुम वहां पर जाकर पता करो कि वो लोग क्या प्लान बना रहे हैं। अभी सुनकर पप्पू पनौती बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि इस मिशन को पूरा करने में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। फिर अगले दिन हम चढ़ती जवानी के बॉयफ्रेंड माइकल मैकडोलैंड को देखते हैं जो कि एक लोकल गैंग का लीडर होता है।
उसने बैंक ऑफ जापान से उनकी करेंसी को छापने वाली प्लेट्स को चुरा लिया था ताकि वो खुद ही बहुत सारे नोट छापकर करोड़पति बन जाए। वहीं पर हम पप्पू पनौती को देखते हैं जो कि उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। उधर माइकल को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ एक साइड की प्लेट है क्योंकि दूसरी साइड वाली प्लेट को दूसरे गैंग के लोग चुराकर भाग गए। अब ये सुनकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एक आदमी को मार देता है जो कि सीधा आकर नीचे बैठे पप्पू पनौती की बोट पर गिरता है। अब ये देखकर पप्पू पनौती की फटकर हाथ में आ जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी की बॉडी को लेकर वहां से भागने लगता है। इसी दौरान वहां पर लोकल पुलिस भी आ जाती है और पप्पू पनौती को उस मरे हुए आदमी के साथ देखकर उनको लगता है कि साला यही खूनी होगा, जिसके बाद वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगती है। लेकिन तभी पप्पू पनौती कचरे के डिब्बे में छुपकर उनको चकमा दे देता है। अब जब ये बात मास्टर को पता चलती है तो वो पप्पू पनौती पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि हूतिये तेरी वजह से ही उन पुलिस वालों को लगता है कि निंजा मर्डरर्स हैं। पप्पू पनौती कहता है लेकिन मास्टर मैंने तो किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ उस लड़की की मदद कर रहा था। मास्टर कहता है कि भोसड़ी के उस लड़की को घोड़ी बनाने के लिए इतना भी ज्यादा पागल मत हो जाओ कि अपने दिमाग को ही चलाना बंद कर दो। अभी फुस्की चैन ने उसके हॉस्टल में फोन किया और हमें पता चला कि वहां पर चढ़ती जवानी नाम की कोई भी लड़की नहीं है। पप्पू पनौती कहता है कि फिर तो वो लड़की जरूर मुसीबत में होगी, इसलिए मुझे बेवर्ली हिल्स जाकर उसकी मदद करनी होगी। अभी सुनकर मास्टर को लगता है कि अगर ये हूतिया यहाँ से चला जाए तो हमारी मुसीबतें वैसे ही कम हो जाएंगी, इसलिए वो पप्पू पनौती को अमेरिका जाने की परमिशन दे देता है। फिर जाने से पहले वो उसे कुछ सोने के सिक्के देता है और कहता है कि चढ़ती जवानी की मदद करो और अपने आप को एक अच्छा निंजा साबित करो। जिसके बाद पप्पू पनौती बस में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहीं उसके जाते ही मास्टर फुस्की चैन को भी उसके साथ जाने को कहता है और कहता है कि तुम उसकी छुपकर मदद करोगे। अब फुस्की चैन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो मास्टर के ऑर्डर्स को मना भी नहीं कर पाता। वहीं पप्पू पनौती प्लेन में एक बच्चे के साथ बैठा होता है और उसे कहता है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ। बच्चा पूछता है कि कौन सा मिशन, जिस पर पप्पू पनौती कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि इससे तुम मर भी सकते हो। अब ये सुनकर उस बच्चे की फट जाती है और वो रोते हुए अपने बाप को ये बात बता देता है। तभी उसका बाप पप्पू पनौती के पास आता है और उसके मुंह पर एक जोर का घुसंड पिलाता है। इसके बाद पप्पू पनौती अमेरिका पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वहां पर एक कार रेंट करता है और बेवर्ली हिल्स के लिए निकल जाता है। फिर बेवर्ली हिल्स पहुंचकर वो एक होटल में जाता है और मैनेजर से कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए एक रूम चाहिए। तभी मैनेजर उसे कहता है कि चूतिया, ये कोई ओयो नहीं बल्कि एक 5 स्टार होटल है, जिसका अगर तू किराया सुनेगा तो तेरी फटकर हाथ में आ जाएगी। तभी पप्पू पनौती अपनी जेब में से सोने के सिक्के निकालता है और उसे कहते हैं कि चूतिया अब बता कितना किराया। अब ये देखकर मैनेजर की फट जाती है और वो पप्पू पनौती को उस होटल का सबसे लग्जरी कमरा देता है। तभी कमरे में आते ही पप्पू पनौती चूतियों वाली हरकतें करने लगता है, जिसको देखकर कालिया पूछता है कि तुम कोई स्पाई हो क्या। पप्पू पनौती कहता है कि मैं स्पाई नहीं निंजा हूँ। अब ये सुनकर कालिया खुश हो जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे भी निंजा बनने की ट्रेनिंग दो। अब ये सुनकर पप्पू पनौती खुद को मास्टर समझने लगता है और कालिया को निंजा ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। वहीं हम उस कमरे की कबर्ड में चूसली चैन को देखते हैं जो कि छुपकर उसका पीछा कर रहा था। अब पप्पू पनौती को वहां पर चढ़ती जवानी को ढूंढना था, इसलिए वो अपना भेष बदलकर उन्हीं लोगों की तरह कपड़े पहन लेता है। जिसके बाद वो हर एक सुंदर लड़की के पास जाकर देखने लगता है कि उनमें से कौन सी लड़की चढ़ती जवानी है। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल मैकडोलैंड को देखते हैं जो कि एक क्लब में जाता है, क्योंकि उन प्लेट्स के दूसरे हिस्से उस क्लब के मालिक पेशावर टट्टू के पास थे। फिर माइकल उसको कहता है कि बताओ तुम उन प्लेट्स के कितने पैसे लोगे। इस पर पेशावर टट्टू कहता है कि तुम बताओ तुम मुझसे अपनी प्लेट्स के कितने पैसे लोगे। जिसके बाद वो उन्हें बंदूक दिखाता है और कहता है कि वो प्लेट्स मेरे हवाले कर दो। वहीं उस क्लब में माइकल को ढूंढता हुआ पप्पू पनौती भी पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वहां पर स्टेज पर पहुंचता है तभी वहां पर नंगी लड़कियों को नाचते हुए देखकर उसके अंदर भी ठरक जाग जाती है और फिर वो भी नंगा होकर उनके साथ नाचने लग जाता है। लेकिन जोश जोश में वो इतना पागल हो जाता है कि वो वहां पर बैठे हुए लोगों के ऊपर ही कूद जाता है, जिसके बाद उसे वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। उधर माइकल पेशावर का ध्यान भटकाकर उसकी बंदूक छीन लेता है और फिर उन दोनों को भी गोली मारकर मार डालता है। तभी वो दोनों बॉडीज पप्पू पनौती के पास आकर गिरती हैं, जिनको देखकर पप्पू पनौती की फटकर 464 हो जाती है। वहीं उन बॉडीज को वहां पर रखी एक औरत देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और पप्पू पनौती पर अब एक साथ 3 मर्डर्स के इल्जाम लग जाते हैं। अब पप्पू पनौती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने मास्टर से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो मास्टर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चढ़ती जवानी को ढूंढूं कैसे। मास्टर कहते हैं कि हूतिये तेरे से कुछ नहीं होगा, तू घर आ जा। तभी पप्पू पनौती को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मैं पिछले साल की BMW गाड़ी के परचेज देख लेता हूँ, क्योंकि चढ़ती जवानी के पास भी BMW ही थी। इस पर मास्टर कहते हैं कि हूतिये तू टेलीफोन डायरेक्टरी में भी उसका नाम और एड्रेस देख सकता है। अब मास्टर का ये आइडिया पप्पू पनौती को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो टेलीफोन डायरेक्टरी से चढ़ती जवानी का नाम और पता ढूंढकर उसके घर पर पहुंच जाता है।
फिर वो चुपके से चढ़ती जवानी के रूम में घुस जाता है और उसे कहता है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो, तो अब बता दो कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी चढ़ती जवानी उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है और कहती है कि ये मेरी बहन है जो पिछले साल गायब हो गई थी और इसने पिछले साल ही माइकल मैकडोलैंड से शादी करी थी। मैं यहाँ पर अपनी बहन के बारे में ही पता लगाने आई हूँ, इसलिए मैं माइकल की झूठी गर्लफ्रेंड बनी हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझ पर विश्वास करो। इसी दौरान वहाँ पर माइकल भी आ जाता है, जिसको देखकर चढ़ती जवानी उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये हम दोनों को मार देगा। अब पप्पू पनौती उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, जिसके बाद वो छुपते छुपाते चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब उन दोनों को ही मिलकर माइकल के काम के बारे में पता लगाना था, इसलिए वो दोनों अगले दिन माइकल के एक दोस्त फोटोकॉपी के पास जाते हैं, जो कि एक इंक स्पेशलिस्ट होता है। फिर चढ़ती जवानी वहां पर उसे बातों में लगा देती है ताकि पप्पू पनौती उसे मारकर बेहोश कर सके, लेकिन पप्पू पनौती तो निंजा के नाम पर कलंक था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन तभी चढ़ती जवानी फोटोकॉपी के मुंह पर एक घुसंड मारती है और उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। अब उन दोनों को उससे सच उगलवाना था, इसलिए पप्पू पनौती उसे लाफिंग मशरूम खिला देता है ताकि वो हंसते हंसते उन्हें सब कुछ सच बता दे। लेकिन उसे वो मशरूम खिलाते वक्त कुछ मशरूम उन दोनों के अंदर भी चले जाते हैं, जिस वजह से अब वो तीनों ही एक दूसरे को सच बोलने लग जाते हैं। फिर फोटोकॉपी बताता है कि माइकल के पास नोट छापने की प्लेटें हैं, जिसकी मदद से वो खुद के लिए नोट छापकर करोड़पति बनना चाहता है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि अभी वो 10 मिनट में यहाँ पर आने वाला है और अगर उसने तुम दोनों को देख लिया तो वो हम तीनों को मार डालेगा। अब पप्पू पनौती को कैसे भी करके माइकल को रोकना था, इसलिए वो नकली मूछें लगाकर खुद फोटोकॉपी बन जाता है ताकि वो माइकल की उन नोट छापने वाली प्लेटों को चुरा सके। फिर वहां पर माइकल आता है और वो पप्पू पनौती को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है। फिर वहां पहुंचकर पप्पू पनौती उस नोट छापने वाली मशीन के पास जाता है और चुपके से उसमें से नोट छापने वाली सारी प्लेटों को निकालकर अपने पास रख लेता है। अब उन प्लेटों को लेकर पप्पू पनौती वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसकी जेब में से वो प्लेटें नीचे गिर जाती हैं और माइकल उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। तभी पप्पू पनौती उनको उठाकर वहां से दूसरे रूम में भाग जाता है और उनको लॉक कर देता है। अब उसको लगता है कि शायद वो बच चुका है, लेकिन वहीं दूसरे रूम में उसके और भी गुंडे होते हैं जो कि पप्पू पनौती को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम माइकल मैकडोलैंड को देखते हैं, जो कि दूसरी गैंग से मिलने एक शांति प्रस्ताव लेकर जाता है ताकि वो दोनों आपस में बात करके प्लेट्स को बारी बारी से इस्तेमाल कर सकें, जिससे उन दोनों का फायदा होगा। लेकिन तभी माइकल दूसरे गैंग वालों को धोखा दे देता है और उन्हें बंदूक दिखाकर उन प्लेट्स के दूसरे हिस्सों को भी हथिया लेता है। वहीं हम चढ़ती जवानी को देखते हैं, जो कि चुपके से माइकल की कार में आती है जहां पर उन्होंने पप्पू को बांध कर रखा हुआ था। फिर वो उसे खोल देती है और कहती है कि हमें जल्दी जाकर पुलिस को बताना होगा, लेकिन पप्पू पनौती को तो उसके सामने हीरो बनना था, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं इन्हें अकेले रोक लूंगा, जिसके बाद वो वहां से कहीं चला जाता है। उधर माइकल जब उन दोनों प्लेट्स को लेकर वहां से जा रहा होता है, तभी उसे फोन बूथ पर चढ़ती जवानी दिखती है जो कि पुलिस वालों से बात कर रही थी। तभी माइकल उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं अगली सुबह हम पप्पू पनौती को देखते हैं, जो कि निंजा के कपड़े पहनकर चढ़ती जवानी को बचाने के लिए माइकल मैकडोलैंड के अड्डे पर निकल जाता है। इसके साथ ही वो कालिया को भी अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे कहता है कि मैं आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम वैसे वैसे ही चलते जाना। वहीं कार में हम फुस्की चैन को भी देखते हैं, जो कि पप्पू पनौती की मदद के लिए छुपकर उसके साथ जा रहा होता है। उधर दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं, जो कि चढ़ती जवानी को एक रूम में बंद कर देता है और उसके साथ एक बॉम्ब लगा देता है, जो कि 15 मिनट में फटने वाला था। वहीं पप्पू पनौती भी जैसे तैसे करके वहां पर पहुंच जाता है और उसके पहुंचते ही सभी गुंडे उसकी बजाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो सभी उसको घेर कर पीटने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर फुस्की चैन आ जाता है और उसको कहता है कि तुम जाकर चढ़ती जवानी की मदद करो, मैं यहाँ पर इन हूतियों को संभाल लूंगा। अब पप्पू पनौती भागते हुए चढ़ती जवानी के पास जाता है और देखता है कि उसे टाइम बॉम्ब से बांधा हुआ है। फिर चढ़ती जवानी उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज किया है, जिस पर पप्पू पनौती कहता है कि टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। जिसके बाद वो उस बॉम्ब को खोलकर डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो चूतिया बॉम्ब की जगह टेलीफोन को खोल देता है। वहीं हम फुस्की चैन को देखते हैं, जिसको गुंडों ने मार मार कर उसका भूत बना दिया था। फिर वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर पप्पू पनौती आ जाता है और अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर उन सभी को कुत्ते की तरह पीटने लगता है। इसी दौरान वहां पर माइकल मैकडोलैंड बंदूक लेकर आता है, जिसको देखकर पप्पू पनौती भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उससे उन सभी गोलियों को रोक लेता है। इसके बाद वो पप्पू पनौती के पास जाता है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। तभी पप्पू पनौती को याद आता है कि चढ़ती जवानी का बॉम्ब फटने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। जिसके बाद वो भागते हुए एक लॉन्चिंग मशीन के पास जाता है और उसकी मदद से उस बॉम्ब को उस कमरे से बाहर फेंक देता है। वहीं माइकल गाड़ी निकालकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो बॉम्ब आकर उसकी गाड़ी पर गिरता है और फिर कुछ देर बाद ब्लास्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और माइकल को उठाकर अपने साथ ले जाती है।
उधर रिपोर्टर्स भी होते हैं जो बताते हैं कि कुछ निंजास के ग्रुप ने मिलकर माइकल को पकड़ने में पुलिस की मदद की और उनमें से एक निंजा हमारे साथ है। तभी हम देखते हैं कि वो कालिया होता है जो कि इस जीत का पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू पनौती को देखते हैं जो कि चढ़ती जवानी को लेकर मास्टर से मिलने अपने गांव आ जाता है। अब उसकी इस बहादुरी को देखकर मास्टर बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि अब जाकर तुम एक असली निंजा बन चुके हो। अब ये सुनकर पप्पू पनौती बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो चढ़ती जवानी को लेकर वापस बेवर्ली हिल्स के लिए निकल जाता है, क्योंकि अभी तो उसे वहां पर और भी बड़े बड़े कारनामे करने थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।